Dear children, in today's session, we are going to read the next chapter from your book, Footprints Without Feet, the supplementary reader. And today's chapter is The Making of a Scientist, Chapter 6 by Robert W. Peterson, an American author. Children, in this chapter, we are going to read about an American scientist and microbiologist, Richard H. Albright, who was born on June 11, 1959. That means presently he is 61 years old. He won Searle Scholar Award and Charing Plough Award for his special achievement in molecular biology and biochemistry. So, children, in this chapter, we will read that besides being a brilliant child, it was his curiosity because of which he made special achievements. So, let us start the chapter. At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. 22 ईयर का, जो कि पहले स्काउट ऑफ द ईयर रह चुका था, ऐसा एक यंग बॉय, उसने साइंटिफिक वर्ल्ड को स्टर कर दिया, एक्साइट कर दिया अपने नए थ्योरी से कि सेल्स कैसे वर्क करती हैं. तो ये एक बॉय है जो कि नेम्ड एज रिचर्ड एच एब्राइट. तो उस समय 22 ईयर्स के थे और इसके बारे में बता रहे हैं कि वो अपने पहले स्कूल के दिनों में स्काउट ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीत चुके थे और उनकी एक नई थ्योरी उन्होंने जो प्रोपेगेट की दी, जिसमें कि ये बताया गया कि सेल्स कैसे काम करती हैं, उसने साइंटिफिक वर्ल्ड को स्टर कर दिया. Richard H. Albright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of a National Academy of Science. रिचर्ड एच अपराइट ने ये थ्योरी कहाँ दी? उनके स्कूल कॉलेज के मेट जो थे, वो उनके रूममेट भी थे, दोनों ने मिलके ये थ्योरी एक्सप्लेन की और जो पब्लिश हुआ एज एन आर्टिकल किस मैगज़ीन में? प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. तो ये एक्चुअली एक साइंटिफिक जर्नल था जिसमें कि साइंटिस्ट्स के पेपर पब्लिश होते थे. It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students. तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये था कि पहली बार किसी कॉलेज के स्टूडेंट का पेपर पब्लिश हुआ था, उसका वर्क पब्लिश हुआ था. अदरवाइज इसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट के पेपर पब्लिश हुआ करते थे. In sports, that would be like making a big league at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. तो इसमें ये ऐसा ही स्पेशल अचीवमेंट था जैसे कि पहली बार कोई लीग मैच खेल रहा हो और उसमें उसने एक बहुत ही बड़ा स्कोर बनाया हो, जैसे कि बेसबॉल में होम रन होता है, वेयर यू विल सी here home run is explained at the bottom footnote in this chapter. A home run in the game of baseball is when batter scores a run after running safely around all bases. सारे बेसिस में रन करके और सेफली वो बैक होम होता है अपने होम प्लेट पे विदाउट स्टॉपिंग, बिना किसी रुके हुए. तो ये एक ऐसा ही बड़ा अचीवमेंट होता है जैसे कि क्रिकेट मैच में पहली बार आप खेल रहे हो और एक बड़ा स्कोर खड़ा करते हो. तो वही उसी तरह से ये स्पेशल अचीवमेंट था रिचर्ड एच एब्राइट के लिए, क्योंकि वो जब 22 ईयर्स के थे तभी उनका पेपर एक ऐसे जर्नल में पब्लिश हुआ जिसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट्स के पेपर पब्लिश होते थे. इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स. तो ये बाकी जो उन्होंने आगे अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स की उसमें से एक ये स्टार्टिंग था, फर्स्ट स्टेप था उनका. एंड इट ऑल स्टार्टेड विथ बटरफ्लाइज. और वो उनका बिगिनिंग कैसे हुआ था? बटरफ्लाइज के साथ. ये क्या स्टोरी है ये हम आगे देखते हैं कि उनके अचीवमेंट्स जो उनके आगे के रिसर्च थे वो कैसे बटरफ्लाइज से इनिशिएट हुए. एन ओनली चाइल्ड, एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेंसिल्वेनिया. तो अकेले बच्चे थे अपने पेरेंट्स के और वो कहाँ हुए? नॉर्थ ऑफ रीडिंग. रीडिंग इज़ नेम ऑफ द प्लेस. पेंसिल्वेनिया में, यूएसए में ये बॉर्न हुए थे. देयर वॉजन मच आई कुड डू देयर. और कहते हैं, बताते हैं कि वहाँ पे कुछ खास उनको करने के लिए नहीं था. ही सेड, आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन. तो कहते हैं कि बेशक मैं अकेला फुटबॉल या बेसबॉल नहीं खेल सकता था क्योंकि अकेला था, उनके साथ कोई भी कंपेनियन नहीं था. बट देन आई वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स. लेकिन कहते हैं कि देयर वॉज वन थिंग, एक ऐसी चीज़ थी जो वो कर सकते थे, चीज़ें इकट्ठा करना, कलेक्टिंग थिंग्स.
सो ही डिड एंड डिड ही एवर, और उन्होंने यही किया और आगे भी यही करते रहे. बिगनिंग इन किंडरगार्टन, Ebright collected butterflies with the same determination that has marked all his achievements. तो जब वो किंडरगार्टन में छोटे बच्चे थे तभी उन्होंने बटरफ्लाइज कलेक्ट करना शुरू किया, और उसी संकल्प के साथ जैसे उनके आगे के कामों में वो लक्षित होता था, दिखता था. He also collected rocks, fossils and coins. इस कलेक्शन के अलावा, बटरफ्लाइज कलेक्ट करने के अलावा और कौन सी चीज़ें वो कलेक्ट करते थे? रॉक्स. अलग अलग टाइम के अलग अलग एरिया से रॉक्स इकट्ठा करते थे, पत्थर इकट्ठा करते थे. फॉसिल्स, जो डेड बॉडीज़ होती हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, उनके पार्ट्स जो किसी रॉक के नीचे दबे हों या तो फिर अर्थ के सरफेस के नीचे दबे हों, वो ये इकट्ठा करते थे. एंड कॉइन्स, ऑब्वियसली न्यूमिस्मैटिक्स, जो कॉइन कलेक्शन होता है वो भी इनका शौक था. ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू, और उनको एस्ट्रोनॉमी में भी इंटरेस्ट था. समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, कभी कभी पूरी रात वो तारों को देखते रहते थे. तो उनका एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट था, आकाशीय पिंड में उनका इंटरेस्ट था, गैलेक्सी में उनको इंटरेस्ट था. तो वो कभी कभी पूरी रात अपनी स्पेंड करते थे स्टार्स को देखते हुए. फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड. तो एक तो उनकी ड्राइविंग क्यूरियोसिटी थी, उनके अंदर ड्राइविंग फोर्स थी, जो उत्सुकता थी, चीज़ों को जानने की ललक थी, वो उनको हमेशा मोटिवेट करती थी चीज़ें करने के लिए, नई नई चीज़ें सीखने के लिए. एंड बिसाइड्स दैट ही वॉज द ओनर ऑफ अ ब्राइट माइंड, शार्प माइंडेड थे. ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग. उनकी माँ भी थी, इसमें हेल्प करती थी उनकी, बिकॉज शी ऑलवेज हेल्प्ड हिम इन लर्निंग. नई नई चीज़ें सीखने में उनकी मदद करती थी. शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, उनको ऐसे ट्रिप्स पे लेके जाती थी, घुमाने लेके जाती थी जहाँ पे वो कुछ नई चीज़ें सीख सके. ब्रॉट हिम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स एंड हेल्प्ड हिम इन मेनी अदर वेज. तो वो उनको खेलने की चीज़ों के बजाय क्या चीज़ें ले आके देती थी? टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज और माउंटिंग मटेरियल, जिससे कि वो अपनी जो भी हॉबी थी उसको फुलफ़िल कर सकें, पूरा कर सकें. और ऐसे इक्विपमेंट्स जो कि वो अलग अलग तरह की चीज़ें जिससे वो सीख सकें और समझ सकें. आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल. तो जब तक वो स्कूल जाना स्टार्ट नहीं किया उन्होंने, तब तक उनकी मदर जो थी वही अकेली उनकी फ्रेंड थी, कंपेनियन थी, उनकी साथी थी. आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, और उसके बाद उनके दोस्तों को वो घर बुलाने लगती हैं. बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर. लेकिन रात को वो दोनों क्योंकि अकेले होते थे, उनके साथ या ब्राइड के साथ कोई फ्रेंड नहीं होता था, तो अपनी मदर के साथ ही स्पेंड करते थे रात का समय. रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड. तो उनकी मदर बताती हैं कि रिची ही उनकी पूरी ज़िंदगी थे उनके पिता की मृत्यु के बाद, जो कि कब हुई थी? जब ऋषि थर्ड ग्रेड में थे, रिचर्ड एब्राइट थर्ड ग्रेड में थे. शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल. तो लगभग सारे शाम उनके बीतते थे कहाँ? डाइनिंग रूम में, टेबल पे दोनों के. इफ़ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम. जब उनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता था तो वो उनके लिए कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग वर्क ढूंढ के देती थी. नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स. और वो चीज़ें कौन सी होती थी? फिजिकल वर्क नहीं, वो कुछ ना कुछ ऐसा होता था जिससे वो चीज़ें सीखते थे, नई चीज़ें उनको सीखने को मिलती थी. हिज मदर सेड ही लाइक्ड इट, ही वॉन्टेड टू लर्न. और एब्राइट को भी पसंद था क्योंकि वो चीज़ें सीखने में इंटरेस्टेड होते थे. एंड लर्न ही डिड, और वो उन्होंने सीखना जारी रखा. ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, और उनको अपने स्कूल में हमेशा टॉप ग्रेड आता था, टॉप करते थे अपने स्कूल में. ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड. लेकिन बाकी की चीज़ों में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली कोर्स में वो बस नॉर्मल बच्चों की तरह ही थे, उनमें कुछ भी स्पेशल नहीं था. By the time he was in its second grade, Ebright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. अब ये हुआ कि वो, क्योंकि उनके पास शौक था बटरफ्लाइज कलेक्ट करने का, तो जब तक वो सेकेंड ग्रेड में पहुँचे तब तक उन्होंने अपने आसपास मिलने वाले हर एक 25 जो स्पीसीज़ थी बटरफ्लाइज की,
उनको कलेक्ट कर लिया था. They had become the part of his collection. Here you will see a list of species and subspecies of butterflies collected in 6 weeks in Reading, Pennsylvania. जो रिचर्ड एब्राइट ने ये कलेक्शन किया था. तो ये आप इसको थोड़ा डिटेल में रीड कर लोगे फ्रॉम योर बुक. That probably would have been the end of my butterfly collecting. और क्योंकि उन्होंने 25 जो भी आसपास 25 स्पीसीज मिलते थे तो वो सब उन्होंने कलेक्ट कर लिया था. तो ये उनका सोचना था कि शायद उनकी कलेक्शन पूरी हो गई, अब उनको अपने कलेक्शन में कुछ भी एडअप करने को नहीं मिलेगा. He said, but then my mother got me a children's book called The Travel of Monarch 10. That book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector. और तब उनकी मदर ने उनको एक चिल्ड्रंस बुक, बच्चों की किताब प्रेजेंट की जिसका नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10. और उस बुक के द्वारा एक नया अध्याय उनकी ज़िंदगी में जुड़ा. उनको उस छोटे से उत्सुक बच्चे को कुछ नया सीखने को मिला, क्योंकि उस बुक में क्या था कि मोनार्क बटरफ्लाइज कैसे माइग्रेट करती हैं सेंट्रल अमेरिका को. तो वो मतलब वहाँ से जाती हैं सेंट्रल अमेरिका तक कैसे पहुँचती हैं, ये उस बुक में उनको पढ़ने को मिला और उनको उनकी उत्सुकता को एक नया आयाम मिला, परिप्रेक्ष्य मिला. At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migration. तो बुक के एंड में जो ऑथर थे उन्होंने रीडर्स को भी इनवाइट किया था इसके लिए कि वो स्टडी बटरफ्लाई के माइग्रेशन की स्टडी है उसमें हेल्प कर सकते हैं. They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart. तो एक जो डॉक्टर थे उसमें जिन्होंने ये रिसर्च किया था और जिन्होंने ये बुक लिखा था वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा से थे. तो उन्होंने उसमें इनवाइट किया था रीडर्स को कि वो उनको रिसर्च में हेल्प कर सकते हैं. और वो कैसे हेल्प करेंगे, टैग करके बटरफ्लाइज को. एब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर Urquhart and soon Ebright was attaching light adhesive tag to the wings of monarchs. तो ये इन्फॉर्म किया एब्राइट की मदर ने कि रिचर्ड एब्राइट भी इस स्टडी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उन्होंने डॉक्टर Urquhart को लिखा था, लिख के बताया ये. और एब्राइट ने स्टार्ट कर दिया अपना एडहेसिव टैग चिपकाना विंग्स पे, मोनार्क बटरफ्लाइज के विंग्स पे. अब ये लाइट टैग क्या मतलब, बिकॉज बटरफ्लाइज आर इन फैक्ट वेरी लाइट इन वेट. इफ़ यू टैग देम विथ हेवी स्टिकर देन इट वोंट बी पॉसिबल फॉर देम टू फ्लाई. उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उड़ना. तो इसलिए बहुत ही हल्के फुल्के टैग किए जाते थे उस पर. ऐसा आइडेंटिफिकेशन उनके विंग्स पे लगा दिया जाता था. मोनार्क बटरफ्लाइज जो तितलियाँ होती थी उस स्पीसीज़ की, तो उनके पंख पे एब्राइट ऐसा टैग लगा देते थे जिससे कि आइडेंटिफाई हो जाता था. दूर कहीं जब वो माइग्रेट होती थी उस जगह से सेंट्रल अमेरिका तक उड़ के जाती थी, तो अगर वो टैग बटरफ्लाई वहाँ पे किसी को मिलती है तो ये इंस्ट्रक्ट किया हुआ था कि वो वापस Urquhart को इन्फॉर्म करे वो टैग्स बटरफ्लाइज के बारे में. This is how they were helping in research. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. और उनको वो टैग Urquhart को भेजना था. जो भी उस बटरफ्लाई को पाता है वो टैग बटरफ्लाई को, जिसके पंख पे वो स्टिकर चिपका होगा. The butterfly collecting season around Reading lasts 6 weeks in late summer. तो जो बटरफ्लाई आती थी, मोनार्क 10 बटरफ्लाइज जो आती थी स्पीसीज़, ये वो कब स्टार्ट होता था, लेट समर में. और ये चलता था, मौसम उनका चलता था 6 वीक्स तक. तो मतलब करीब 1.5 महीने गर्मी के अंत में ये मोनार्क बटरफ्लाइज मिलती थी वहाँ पे. इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन, अगर उनको एक एक करके उनका पीछा करें, यू वोंट कैच वेरी मैनी, बहुत सारी बटरफ्लाइज को नहीं पकड़ सकते. सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज. तो अगला जो उनका काम था एब्राइट का, उन्होंने क्या किया, एक एक बटरफ्लाई के पीछे भाग के उसको टैग करने के बदले, क्योंकि वो काम सक्सेसफुल नहीं हो पाता, बहुत कम बटरफ्लाइज वो पकड़ पाते, तो उसमें उन्होंने क्या किया, इसके बदले उन्होंने चूज़ किया कि बटरफ्लाइज को अपने घर में बर्थ दें और उनको पालें. ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क.
उन्होंने फीमेल मोनार्क को पकड़ा, टेक हर एग्स एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल। तो उन्होंने फीमेल मोनार्क के एग्स को अपने बेसमेंट के कमरे में कल्चर किया, उनको बढ़ने का, उन एग्स से कैटरपिलर फिर हुआ, एंड देन प्यूपा एंड देन एडल्ट बटरफ्लाई। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो, और फिर उस पर वो टैग चिपकाते थे और उनको जाने देते थे। तो इस तरह से उनको इकट्ठा काफ़ी बटरफ्लाइज मिल जाती थी। For several years, his basement was the home of thousands of monarchs in different stages of development. तो एक तरह से काफ़ी सालों तक उनका बेसमेंट जो था वो घर था बहुत सारे हज़ारों बटरफ्लाइज, मोनार्क बटरफ्लाइज का, और वो अलग अलग स्टेज में अपने डेवलपमेंट के, जैसे एग, कैटरपिलर, प्यूपा, इस स्टेज में वो वहाँ पे मिल जाती थी। हियर इन दिस चार्ट यू विल सी द नंबर एंड काइंड ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स। तो ये अलग अलग तरह के ये हैं। दिस इज़ 10 नंबर कलेक्टेड, जितनी कलेक्शन हो पाती थी वो उसका उन्होंने चार्ट बना के जो रखा हुआ था, और अलग अलग काइंड्स हैं ये। दीज आर द काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज: ब्रश फुटेड, वाइट्स एंड सल्फर्स, मोनार्क, स्नाउट, दीज आर द काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज। और ये उनके 6 वीक्स में कितने बटरफ्लाइज कलेक्ट हुए हैं। तो यू कैन सी ब्रश फुटेड सबसे ज़्यादा 10 इन नंबर ही हैड कलेक्टेड, 10 मिली थी। इवेंचुअली आई बिगन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ उनका इंटरेस्ट इसमें कम होता गया, इस काम में कि बटरफ्लाइज को ग्रो करें और उनको टैग करें। क्यों? इट्स टीडियस एंड देयर इज़ नॉट मच फीडबैक। तो ये काम मुश्किल था, डिफ़िकल्ट था, टायरसम था, थकाने वाला था, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा फीडबैक, मतलब रिटर्न में कोई इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा उन लोगों को नहीं मिल रही थी। ब्राइट सेड, इन ऑल द टाइम आई डिड इट, जो भी उन्होंने किया, ही लाफ्ड, ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर कैप्चर्ड। तो जितने इन्होंने बटरफ्लाइज को, हज़ारों बटरफ्लाइज इन्होंने अपने बेसमेंट में पैदा किए थे, पाला बढ़ाया था, और उसमें से केवल इन्होंने जितने भी बटरफ्लाइज टैग किए थे, इनको रिटर्न में केवल 2 बटरफ्लाइज का इन्फॉर्मेशन मिला। एंड दे वर नॉट मोर दैन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, और वो भी कहाँ, कितनी दूरी पे, बहुत दूर नहीं मिली है, 75 माइल्स जहाँ वो रहते थे उसके 75 माइल्स के अंदर ही वो दोनों मिली थी किसी को, और उन्होंने इन्फॉर्म किया था डॉक्टर ओरखार्ट को। तो ये इसलिए इनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा सक्सेस अपने काम में नहीं मिला, हालांकि अपनी तरफ से इन्होंने काफ़ी मेहनत की, एंड लेटर इट हेल्प्ड हिम इन हिज रिसर्च। बाद में उनको इसमें सहायता मिलती है अपने रिसर्च में, लेकिन इस काम में जो टैगिंग ऑफ बटरफ्लाइज था, उनका माइग्रेशन के बारे में जो रिसर्च था, स्टडी थी, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर बाद में ये काम छोड़ दिया था। सो दिस इज़ all about this part. In next part we'll read the chapter further.